हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल टीपी पांडे सर हैं एंड ही इज़ हियर। थैंक यू सो मच सर। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना था। बजट 2026 इसका ओवरऑल ओवरआर्किंग नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव क्या है? डिफेंस पे 7.8 लाख करोड़, नाम सुन के, नंबर सुन के वॉपिंग लगता है। क्या ये बहुत ज़्यादा पैसा है? हाउ डू वी कंपेयर इन टर्म्स ऑफ यूएस, चाइना? क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि भई अब मैं ये 900 ऑड बिलियन डॉलर से सीधा 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स मतलब 1500 बिलियन डॉलर पे ले जाएँगे। एंड चाइना इज़ गोइंग टुवर्ड्स 1000 बिलियन डॉलर्स मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर। एंड हम लगभग अभी 100 बिलियन डॉलर टच नहीं कर पाए हैं। सो ओवरआर्किंग फोकस क्या है? व्हाट आर द गुड, व्हाट इज द व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द अगली? प्लीज सर, जितनी अच्छी, जितनी डेप्थ में आप इन चीजों को समझा सकें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट्स अस ऑल, इट अफेक्ट्स द इंटायर इंडिया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं आशीष, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले एक चीज समझना कि जितना पैसा आपके पास में इनकम है, उसी के हिसाब से आप पैसा डिफेंस में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे सोशल सेक्टर रिफॉर्म में हो, आप वहां डाल सकते हो। जिस देश की इकोनॉमी 30, 31, 32 ट्रिलियन डॉलर्स है, वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अगर बात करता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। प्लस अगर चाइना के भी वैसे ही जो इकोनॉमी है, जो हमसे 3-4 टाइम गुना है, गुना बड़ी है, तो वो फिर वो उसी हिसाब से उसकी बात करेगा। हमारी जिस हिसाब से इकोनॉमी, हम उसके हिसाब से बात करेंगे। और फिर देखो, दूसरा कंपटीशन, भारत का जो कंपटीशन है वो अमेरिका के साथ नहीं है। हमारा अपना रीजनल का प्रॉब्लम्स है। हमारी अपनी एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, जो अभी उसमें काफी लोग पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं, बहुत लो मिडिल इनकम क्लास है जिसकी एस्पिरेशन है। तो हमने उसके ऊपर फोकस करना है। उसी के हिसाब से आपकी जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है, आपने उसके ऊपर फेस करना है। अमेरिका और चाइना जो है, अमेरिका इज द ग्लोबल पावर। उसको उतने शिप बना के बाहर भेजने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, जहां पे वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करे। और उसी हिसाब से चाइना के पास में, चाइना रीजनल टू ग्लोबल पावर बनने की अपेक्षा रखता है, तो वो उसके पास जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो उसके हिसाब से काम कर रहा है। इंडिया के पास में अपनी ये जो दोनों बैलेंस है, प्लस हम लोग तकरीबन चाइना से तकरीबन 2 डिकेड पीछे हैं। हमारी भी जो एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से हो सकती है। तो सबसे पहली बात है, आज ये 54 लाख का जो यूनियन बजट है, उसके अंदर जो हाईएस्ट एलोकेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को है। ठीक है। और ये पहली बार नहीं है, लास्ट ईयर भी था, उससे पहले भी हमेशा रहा है। और कई, इसको अगर आप देखा जाए तो काफी अच्छा बजट है। अब ये काफी अच्छा कैसे है? मैं सोच रहा था कि 10%, 12% इंक्रीज होगा तो भी अच्छा है। ये 21% इंक्रीज है। लास्ट ईयर इट वाज अबाउट 6.9 या 6.8 लाख करोड़ था। इस टाइम इट इज 7.85 करोड़, 22% जंप हो गया है। ठीक है। पूरी यूनियन बजट का 14.67% का हिस्सा डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर जा रहा है। तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। दूसरा जो एक मुझे अच्छी बात इसमें लगती है, फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, कैपेक्स के ऊपर किया गया है। एक Yes, sir. स्ट्रेट वे। If the data that you're talking about, na, 7.85 lakh crores, 15% sharp increase from 2025-26, and 14.7% of central expenditure, making it the highest funded ministry. साथ ही साथ 2% ऑफ जीडीपी फाइनली हम पहुंचे हैं। मतलब जब इकोनॉमिक सर्वे में बार बार इसके रिकमेंडेशंस आते थे ना, तो हमेशा बोला जाता ना 3% एलोकेट करना चाहिए। एंड विजावी चाइना जो आपने बोला, चाइना इज अराउंड 280 बिलियन डॉलर्स राइट नाउ एंड दे वांट टू स्केल टू 1 ट्रिलियन। और अमेरिका भी अभी 900 बिलियन डॉलर पे है, मतलब 878 80 बिलियन डॉलर्स, एंड दे वांट टू स्केल। बट एज वी स्पीक अभी उनका बजट 900 और 280, और अभी हमारा है 75 बिलियन डॉलर। सो विद द थर्ड लार्जेस्ट फंडेड इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर। यस सर। हमारा 6 बिलियन डॉलर था लास्ट ईयर। इस बार थोड़ा सा बढ़ के और ज्यादा हो गया है। बट लेट्स हमें वही देखना है कि आपने खाना जो है सब एक ही जगह डाल देना है या अलग अलग करना है। प्लस कई चीजें साइलेंट होती हैं, और मैं उस साइलेंट चीजों के बारे में बताऊंगा जो हमारी डिफेंस बजट को हेल्प करती हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल 1.8 लाख करोड़ था, इस बार 2.19 लाख करोड़ हुआ है। इट्स अबाउट 22% जंप है, ठीक है। देखिए, रेवेन्यू बजट के अंदर आप ज्यादा खेल नहीं सकते, बिकॉज पे एंड अलाउंसेस, आपका जो इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस, जो और कई चीज छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसके ऊपर आपको वो पैसा लगाना ही है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। मगर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो स्ट्रेटेजिक गेमिंग होती है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये जो जंप है 21-22%, ये बड़ा सिग्निफिकेंट जंप है। मगर ये जंप के दो हिस्से ये हैं कि तकरीबन इसमें 2 से 3 लाख करोड़ जो पैसा है, वो नॉट 2 से 3 लाख करोड़, दिस अबाउट 1.85 लाख करोड़ जो है, इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रखा हुआ है। और एक जो छोटा सा हिस्सा है, वो उसके अंदर जो कमिटेड लाइबिलिटीज हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कुछ सामान कैपिटल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के थ्रू खरीदा जा गया था, उसकी डिमांड दी गई थी, वो सामान जो है उसका पेमेंट भी करना है, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बट लार्ज परसेंट ऑफ दिस मनी इज अवेलेबल फॉर आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बहुत अच्छी बात है। और जो फोकस है वो एयरक्राफ्ट, कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर है, सबमरीन्स के ऊपर है, शिप्स के ऊपर है, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर है, ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर है, और ड्रोन सिस्टम्स के ऊपर है, और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम्स के ऊपर है, ऑटोनोमस सिस्टम्स, रोबोटिक सिस्टम्स, इन सब चीजों के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर ये यहाँ पर इसका फोकस है। स्मार्ट वेपन सिस्टम्स के ऊपर फोकस है। तो ये जब आप ये पूरा पैसा, एविएशन का एक इकोसिस्टम बनाने की भी कोशिश दिख रही है, या एयरक्राफ्ट तो का पार्ट्स, कंपोनेंट्स। करेक्ट। अब इसके दो पहलू हो जाते हैं, ठीक है। पहला पहलू ये होता है कि जो सामान, ये जो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, सबसे बड़ा ये है कि इसमें 75% प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री से करने का फैसला लिया गया है, ठीक है। तो जो पूरा इसका जो पैसा है 2.19 करोड़ का, जब आप 75% पैसा अपने देश से ही खरीदोगे, तो ये जो एक जॉब अपॉर्चुनिटी, एक डिफेंस इंडस्ट्री, एक इकोसिस्टम जो बनेगा, ठीक है। और आप ये समझिए, जब आप 1 रुपए का काम अपने देश से खरीदते हैं, तो 2.5 रुपए का इसमें वर्क का एक इफेक्ट होता है। सो या दैट साइक्लिक दिस थिंग इज देयर। अभी जो बड़ी इंडस्ट्रीज बनेंगी, ये सारा काम बड़ी इंडस्ट्रीज खुद ही करेंगी। यही इंडस्ट्री कई सामान जो है एमएसएमईज, एसएमईज, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये पूरा जो काम है बाहर जाएगा। तो एक एक इकोसिस्टम तैयार होगा जो फैलेगा, और वो इसमें इन्वेस्ट होगा। दूसरा जो उसका फायदा है कि जो हम इसी पहले फर्स्ट करो, हम 75% से हम सामान बाहर से खरीदते थे, तो यही पैसा बाहर जाता था, जिसमें थोड़ा सामान, महंगा सामान हम बाहर से लेते थे, और जो डॉलर्स था हमारा, जो बाहर का फंड था, फॉरेन फंड से, वो हमारे यहाँ से निकल के बाहर चले जाते थे, ठीक है। तो ये भी पैसे का बचाव होगा। दूसरा, जब ये कैपेक्स जो आपकी कैपेसिटी है, जब ये बढ़ जाएगी, तो आपको डिफेंस The फोर्स, way this is looking, the way, sorry sir, the way this is looking sir is कि जो एकदम हाई एंड इक्विपमेंट्स है, let's say आज हम उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, we are not able to make let's say fighter jets or engines, fifth generation, so off the shelf आप एक तरीके से you need it, you get them, but जो चीजें हो सकती है, now the first priority is कि अगर हो सकती हैं तो it should be better made in India and it should be acquired by our armed forces, so spend and create the ecosystem locally. तो आपने अगर एक सबमरीन बाहर से खरीदी, तो जो पैसा आप सामान एक्सपोर्ट करके इकट्ठा कर रहे थे, अपनी एक वायबिलिटी बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आप एक महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे आप बाहर बेच रहे हो। तो आपने कपड़े बेचे देशों को, वहां से पैसा आया, उस पैसे से आपने एक रफेल खरीदा। तो क्या हुआ, जब रफेल खरीदा तो आपका पैसा बाहर चला गया। तो एक वो डेफिसिट भी होता है, ठीक है। दूसरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि जब ये चीजें आपके देश में बनने लगती हैं, तो हर चीज के पीछे जो टेक्नोलॉजी होती है, वो पूरी टेक्नोलॉजी आपको देते नहीं है। और कुछ जो टेक्नोलॉजी
सिम कंट्रोल्ड है, कम्युनिकेशन सिस्टम कंट्रोल्ड है, एआई सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, कोड्स हैं, वो आपको दुनिया से टाइम से लेना पड़ता है। ठीक है? तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने राफेल या सुखोई 30 खरीद लिया, आपने कोई मिसाइल सिस्टम खरीद लिया या कोई आरटी सिस्टम खरीदा। अब मॉडर्न सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस होते हैं और जब वो पूरे कोड्स आपको नहीं देगा, क्योंकि वो पूरे कोड दे दिया तो आप खुद बना लोगे। वो कोड रखता है, वो वहां से टीमें आती हैं, वो कोड चढ़ाती हैं, उसको अपडेट करती हैं। तो यानी कि अब आपकी लड़ाई लग गई और जिससे लड़ी उस देश ने बोला कि भाई ये कोड मत दो या कोड को थोड़ा टिंकर कर दो। तो आपने जब गोले फायर किए या मिसाइल फायर करी स्टेप डाउन तो यहाँ टेक्नोलॉजी लैंड लगा होना दो। है। हाँ, या वो लगा दो या सैंक्शन कर दो। तो क्या है, वो आपके पास सिस्टम जो है मगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाइल इंटीग्रेट जैसे नहीं हो रहा, या टाइम पे वेपन्स नहीं मिल रहे, या वेपन सर्विसिंग नहीं हो रही, और मेंटेनेंस में फंसा हुआ है। करेक्ट। और अगर मिल भी रहे हैं तो जब फायर करने की बारी आएगी तो वो वहां से उसको मैनिपुलेट कर देता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, एक इंडिपेंडेंट, अगर आपको रियली पावरफुल होना है नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ब्लैकमेल नहीं होना है, तो अब जैसे ट्रेड डील है, अगर आप अपने सक्षम हैं तो अमेरिका आपको कितना भी परेशान करे ट्रेड डील के बारे में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर आपको मालूम है अमेरिका को जो सारा हथियार है, जैसे पाकिस्तान है, सारा सामान चाइना से। और जब चाइना बोलेगा कि अब आप इंडिया के साथ लड़ाई मत करो और उसकी जो सिस्टम्स हैं उसको वो लॉक कर देगा, तो वो सिस्टम फायर करने के काबिल नहीं होगा। सो यू अंडरस्टैंड, ये आज जो हाई टेक का जो जमाना है, इसमें जो कंट्रोल होता है, जो देश एक्सपोर्ट करता है, वो कंट्रोल कुछ ना कुछ अपने हाथ में रखता है। और जब अपग्रेडेशन की बारी आती है, दोबारा से पैसे मांगता है। तो ये पूरा जो एक्सपेंडिचर है, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट पार्ट, उसका एक इंपॉर्टेंट इशू ये भी है कि जैसे जैसे आपकी डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो डॉलर बाहर जाने के बदले में या फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी बाहर जाने के बदले में, जब आप सामान बाहर बेचते हो, ठीक है, तो वील बी एबल टू सेल आवर गन्स, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, टैंक, मिसाइल्स। जैसे ब्रह्मोस है, अब जो देश हमसे ब्रह्मोस खरीद रहा है तो वो हमको आइदर इन रिटर्न कुछ देगा या हमें पैसा मिलेगा उसके लिए। तो इसका एक विन विन सिचुएशन है। बट वही है, अगर हम शॉर्ट टर्म चले तो आपको लगेगा कि ये बजट में ठीक नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे अगर चलेंगे, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट में चलेंगे, तो आपको एक सशक्त भारत, विकसित भारत के साथ साथ एक सशक्त भारत मिलता नजर आ जाएगा। और ये जो सशक्त भारत है, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये आपके विकसित भारत के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। एक जो इंपॉर्टेंट पहलू है, मैंने जो पहले ही बात करी थी, वो है जैसे सेमी कंडक्टर्स है। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब ये डिफेंस के अंदर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, कहने को ये इन्वेस्टमेंट अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। मगर 40,000 करोड़ का जो सेमी कंडक्टर चिप्स बनेंगे, तो क्या वो चिप्स सिर्फ सिविलियन यूज के लिए होगा या उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री में भी होगा? तो जाहिर है आज डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी चीज बनती है, उसमें चिप का इस्तेमाल होना ही होना है। तो वो भी ड्यूअल यूज का जो सामान है, उसमें जो एक फायदा है, एक फैन इफेक्ट है, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को उसमें भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड या रेल नेटवर्क बन रहा है। रेल नेटवर्क जब ईस्ट को जाता है, जितना क्लोज बॉर्डर के हो जाएगा, तो लड़ाई के टाइम पे या इवन इन पीस टाइम, जब यूनिटें मूव होती हैं, जो एक्सपेंडिचर है, वो डिफेंस, पहले क्या होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस के पैसे से ही बनता था। बॉर्डर रोड्स के अंदर रोड बन रही है बॉर्डर की तरफ, वो सारा फ्रेट पैसा कॉरिडोर, हमारा या फ्रेट कॉरिडोर, पेट 7 पर। न्यू हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स, देन तो ये सिर्फ वाटरवेज, सिविलियन यूज 12 नहीं होगा। लाख करोड़ इन इंफ्रा। एब्सोल्युटली। तो आप ये जो सारा पैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बॉर्डर रोड्स की तरफ, रेलवेज की तरफ, एयरपोर्ट्स बनने की तरफ, ये सारा पैसा जो भी है, ये ड्यूअल यूज का है, वो भी हमारे इस्तेमाल में, हमारे हित में आएगा। प्लस जो एजुकेशन की तरफ एक प्रोफेशनल स्किल फोर्स, टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जा रहे हैं, वो भी जो इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर जो स्किल फोर्स आएगी। अभी हमको अपने देश के अंदर अपनी जब डिफेंस इंडस्ट्री में या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में किसी को लेना है, तो हमें एक ट्रेन मैन पावर मिलेगी, जो एक हाई टेक वॉरफेयर के लिए हमें एक इंडिविजुअल को बहुत ट्रेन करना पड़ता था। आज हमें अगर स्किल फोर्स
मिलेगी तो वो भी जो खर्चा हमको पहले होता था, आज वो खर्चा हमें कम हो जाएगा। पहले आप उसको बीटेक कराते थे या एक स्पेशलाइजेशन कराते थे, अब आज के पास आपको स्पेशलाइज्ड स्किल फोर्स मिलेगी। तो आप इस पैसे को जो हमको एलोकेशन है, स्टैंड अलोन मोड पे अगर देखते हैं तो आपको लगेगा शायद ये 15% 14% ऑफ यूनियन क्या था एक्सपेंडिचर, क्रॉस सेंट्रल एक्सपेंडिचर थोड़ा कम है। मगर अगर आप इसको जब ऐड करेंगे बाहर की तरफ से तो वो भी ज्यादा है। फिर कुछ सिविल के लोग बोलते हैं कि ये आपने डिफेंस में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बट जो जितना भी पैसा डिफेंस के अंदर खर्च हो रहा है वो सिविलियन जॉब्स की तरफ जा रहा है, एक सिविलियन मार्केट की तरफ जा रहा है। हाँ बोलो। सर एक ना बहुत तगड़ा मैंने जब मैं सिविल सर्विसेज की बच्चों को पढ़ा रहा था और जब मैं खुद पढ़ रहा था तो एज अ स्टूडेंट एक सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म आता है डिफेंस का, जो मेगा क्रिटिसिज्म है, वो ये है कि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब लुकिंग इट एज एन अकाउंटेंट, कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, पेंशंस आर आल्सो वेरी बिग, द केपेक्स इज स्मॉलर कंपोनेंट। सो इसके दो एक सोल्यूशन या एक इसके दो आइडियल सोल्यूशन बताए जाते हैं। करेक्ट इसके दो सोल्यूशन बताए कि जाते हैं, इधर इधर कट द रेवेन्यू पेंशन पार्ट अ लिटिल, और द अदर सोल्यूशन इज टू इंक्रीज द ओवरऑल आउटले। तो व्हाट डू यू थिंक गोइंग फॉरवर्ड, इन विच डायरेक्शन आर वी गोइंग इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग दिस? दोनों तरफ से काम चल रहा है। आप जैसे ये अग्निवीर स्कीम है, ठीक है, तो लॉन्ग जो सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे पहले गल जो डिफेंस बजट की एक सबसे जो बड़ी कमी है और या गलती है जो चेंज होना चाहिए, और मेरे ख्याल से जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है, सभी जगह जब सेंट्रल एक्सपेंडिचर की बात होती है तो वो सेंट्रल फंड से जाता है, ठीक है, जो पेंशन होता है। सिर्फ डिफेंस के अंदर जो डिफेंस पेंशन है वो मिनिस्ट्री डिफेंस बजट में आता है, ये गलत है। तो अगर आप पेंशन का नंबर देखेंगे तो 1.7 लाख करोड़ आउट ऑफ 7.8 इज ये जो है आपका डिफेंस पेंशन की तरफ है, क्योंकि अभी इसके So, कई sir, are you कई saying that as a defense personnel is an employee of the state, the government of India, and is directly answerable to the President of India, appointed by the President of India? So, that should be treated as par as a central government employee, and therefore the salary and pensions should be part of the central government salaries, the way salary is given to any central government employee. करेक्ट, वो वैसे ही होना चाहिए, पहले ऐसे ही बाकी सभी देशों में दुनिया में, क्योंकि जब दुनिया देखती है, वर्ल्ड देखता है कि आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है, तो जब आप उसको बोलते हैं 2% है तो बड़ा लगता है, ठीक है। कई देश 2 से कम है, जो सिर्फ मिलिट्री ओरिएंटेड देश है उनको, मगर आप एक्चुअली में देखिए तो पे एंड अलाउंसेस पांच एक लाख करोड़ सिग्निफिकेंट तो सीधा पोर्शन हो इसमें गया, जा रहा है ना, सीधे जा सैलरीज रहा है। एंड चलो आप पे, या हाँ, सैलरी को आप फिर भी रखो डिफेंस बजट के अंदर, वो ठीक है। मगर जब आप पेंशन पे चले जाते हो तो आप इंडियन आर्म फोर्सेस या डिफेंस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप देश के लिए देश के लिए काम कर रहे हैं या देश की रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, राइट ना। तो ये जो डिफेंस पेंशन है ये आउट होना चाहिए। इसकी काफी लोगों ने बात भी करी है, लोग बात भी करते हैं, बट किसी कारणवश मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी ये दिखाना चाहती होती है ना, हर गवर्नमेंट दिखाती है कि हम डिफेंस में पैसा बहुत दे रहे हैं, मगर एक करेक्शन तो ये हो रहा है बाय इंक्रीजिंग द आउटले बाय 21%, 20 टू 24% जो इंक्रीज है वो आपने कैपेक्स के ऊपर फोकस किया है। तो आज जो परसेंटेज बोलते हैं जिसको कितना कैपेक्स के लिए परसेंट है, तो 27.95% इज टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहले ये 10% होता था, 10%, 12%, मैक्सिमम 15 चला गया। उसके अंदर सारा सामान बाहर से विदेश से आता था, मगर ये पहली बात है आपने इंक्रीज किया टू 27-28%, और वो भी आपने उसमें से 75% एक कैप लगाया है कि डोमेस्टिक मार्केट से ही सामान खरीदा जाएगा और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और एक आइडियल प्लेटफॉर्म लोग बोलते हैं कि अबाउट 30-35% कैपेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यू कांट जस्ट रीच इन वन स्ट्रोक, बट आप अगर देखें धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अग्निवीर स्कीम और अग्निपथ स्कीम जो चलाई थी वो भी एक रेवेन्यू, पेन अलाउंसेस और डिफेंस
लॉन्ग टर्म डिफेंस पेंशन के कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था। तो ये जब अगले 5-6 साल 10 साल के बाद में इसका जब इफेक्ट होगा, तो आप ये देखेंगे डिफेंस पेंशन कम हो जाएगी। जो एक नंबर होता है, मिनिमम जो सैलरी नंबर होता है, वो एक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और इसका आपको फायदा नजर आएगा। दूसरा, जो रेवेन्यू बजट बोलते हैं, रेवेन्यू बजट के अंदर भी आपने जो सामान बाहर से खरीदा, अब उसको आपने मेंटेन भी करना है ऑपरेटिंग के लिए, वो भी पैसा रेवेन्यू से आता था। ठीक है, सो ये भी जब आप डोमेस्टिक मार्केट में आप इसका मेंटेनेंस रखोगे, आप प्रिपेयर्डनेस रखोगे, तो ये भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो ये उसी रास्ते पे है, ताकि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और परसेंटेज ऑफ ओवरऑल बजट के अंदर कैपेक्स की तरफ ज्यादा फोकस है। And the ecosystem that you were talking about, na sir, the focus on IT, semiconductors, electronics. Then we have the domestic automobile manufacturing, which has also directly merged with the defense industrial complex, मतलब Bharat Forge, Kalyani, etc. फिर the focus on UAVs, then going for huge capex increase and focusing on Atmanirbhar local production as well as local acquisition. So चलो मैं I इन टोटल आई थिंक द कोर आइडिया इज जो अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमें अपना खुद का इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, हर चीज के अंदर दो चीजें, दो आइटम लगते हैं। एक चिप्स लगता है, ठीक है, दूसरा बैटरी, पावर पैक। आपके पावर पैक ही अगर हमारे देश में हर गाड़ी का बनता है, तो आपके उतने पैसे बच जाते हैं, राइट? साइकिलिंग होती है, रिसाइकलिंग होती है। फिर जो चिप्स हैं, जब आपके देश के अंदर खुद बन करके आपके चिप्स अपने पास लगेंगे, तो आप दो फैक्टर से अलग हो जाएंगे। बाहर के कंट्रोल से अलग हो जाएंगे और इंटरनल आपकी खुद की मार्केट प्रोग्रेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितना सामान आप देश में बनाएंगे, उतनी जो आपकी R&D है, टेक्नोलॉजी की तरफ ओरिएंटेशन है, वो बढ़ता जाएगा। और सिविल का सामान आर्मी में कम यूज होता है, मिलिट्री में कम यूज होता है, डिफेंस फोर्सेस में, बट डिफेंस फोर्स में जो चीज बनती है वो सिविल में जरूर इस्तेमाल होती है। तो अगर आप इन्वेंशन और इनोवेशन देखेंगे, हमेशा वो मिलिट्री रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होता है और फिर वो सिविल यूज की तरफ चला जाता है। जैसे रेडियो सेट्स था, टेलीफोन्स हैं, कई चीजें हैं जो पुरानी इन्वेंशन हैं, वो सारी पहले मिलिट्री में इस्तेमाल, एयरफोर्स है। दारपा दारपा ने इंटरनेट बनाया। आज या सारा जो सोशल मीडिया इंजन चल रहे हैं, एआई चल रहा है, ये करेक्ट, इट हैज बीन डेवलप्ड इन डिफेंस। यूएस की डिफेंस रिसर्च ने ये सारी चीजें बना के और फिर दुनिया को दिया, बाद में कंट्रोल कर लिया, वो अलग बात। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हम जब ये सारी चीजें सारे लोग इसके अंदर काम करेंगे, R&D के अंदर करेंगे, तो एक पैन इफेक्ट होगा जो पूरे देश को प्रोग्रेस के रास्ते पे भी लेके जाएगा। आफ्टर ऑल 70% डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, अच्छा, पे एंड अलाउंसेस, जो सिपाही, जवान, ऑफिसर ट्रेन होकर के बाहर निकलता है, वो देश के ही काम में आता है और वो इतना क्वालिफाइड निकलता है कि वो कहीं ना कहीं किसी रास्ते में चल के अपने देश के हित में काम करता है। तो क्या उसको हम वेस्टेज मानेंगे या उसको एज अ, और फिर अगर वो आपके लिए, देश के लिए सिक्योरिटी का काम कर रहा है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप खुद जाके वहां पे गार्ड का काम कर लीजिए। तो ये जो बड़े लोग बात करते हैं कि भाई पे अनाउंसर पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, यस, एक बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस आप हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। नंबर्स पहले 1.2 मिलियन की फौज होती थी, 1.4 की होती थी, आज अभी रिड्यूस हो के 1.2 के आसपास आ गई है। तो काफी एक बैलेंसिंग एक्ट किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। गॉट इट एक सर। लास्ट वॉरफेयर पॉइंट भी थोड़ा तुमने पूछा था नॉन नेशनल कॉन्टैक्ट हो गया ना। सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनल नहीं, सिक्योरिटी मैं के सर बारे में। आपसे मैं आपसे फिर से पूछूंगा, विल डू अनदर ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल वो चाहिए। बात बट वन पॉइंट दैट यू लास्ट में सेड ना सर, 1.4 टू 1.2 मिलियन, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा और डायरेक्शन दिख रहा है सर कि हम थोड़ा नॉन कॉन्टैक्ट का भी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वाई टू हम हमारे सोल्जर्स को एक्सपेंडेबल्स तो नहीं है, वाई टू इंश्योर कि भाई बूट्स ऑन द ग्राउंड, वाई नॉट हिट देम
give सो them a bloody काफी nose. इन्वेस्टमेंट जो है रोबोटिक्स के ऊपर है, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के अंदर मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर है, ड्रोन्स के ऊपर है, स्टॉर्म ड्रोन्स के ऊपर हो रहा है, फिर जो स्मार्ट वेपन सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी के ऊपर इस्तेमाल, मतलब उसके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इससे क्या होता है, जो आप स्ट्रेंथ की बात होती है वो भी एक चीजें मैनेज आती हैं। Thank you, sir. We will connect again on the discussion of internal security. Thank you, sir. थैंक यू।